हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुवेद एकेडमी। बच्चों तो चलो, लास्ट लेक्चर्स ऑफ रिएजेंट्स में हम लोगों ने क्या बात कर लिया था। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट्स, और उसमें हम लोगों ने हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट्स को खत्म कर लिया था, और उसकी जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने बातें कर लिया था, यानी डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी के बारे में बात कर लिया था, चाहे वो एसाइक्लिक सिस्टम हो चाहे वो साइक्लिक सिस्टम हो। चलो बच्चों, तो यानी वी हैव डन आवर 25% ऑफ रिडक्शन राइट नाउ। अभी भी 75% बचा हुआ है, तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर 50% पार्ट। तो अब मैं बात करने वाला हूँ द सेकंड टाइप ऑफ रिएजेंट, यानी वी नो अबाउट दैट वी हैव अ 3 टाइप ऑफ रिएजेंट्स, रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट्स। सम आर हाइड्रोजन डोनर, सम आर व्हाट कैन से इलेक्ट्रॉन डोनर, एंड सम कैन रिमूव ऑक्सीजन from the molecule। तो 3 टाइप के रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट्स है। द फर्स्ट वन विच हैव टू कैटेगराइज, दैट इज अ हाइड्राइड डोनर रिएजेंट, क्योंकि H को डोनेट करना है पर हाइड्राइड के फॉर्म में। एंड द सेकंड वन विच इज कॉल्ड डाईहाइड्रोजन डोनर, मतलब जो H2 मोइटी को ट्रांसफर कर दे डायरेक्ट। तो वहां पे जब मैं हाइड्राइड डोनर की बात कर रहा था बच्चों, तो तुमने वहां पे एक बात समझ लिया था कि हाइड्राइड के 2 सोर्स होते हैं, मतलब H के 2 सोर्स थे। एक तो रिड्यूसिंग एजेंट था जो हाइड्राइड के फॉर्म में मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहा था हाइड्रोजन, एंड द सेकंड वन विच इज solvent which can act as a proton donor, H plus donor। तब जाकर के कहीं भी 2 H मोइटी अटैच हो रहे थे। Now we are going to discuss about second phase, यानी हाइड्रोजन डोनर में दूसरा पार्ट है, जिसको मैंने उस दिन जब रिएजेंट्स मैंने शुरू किया था उसी दिन मैंने आपको बता दिया था। Now we are moving towards that portion। The portion is we are going to be discussed right now, that is a H2 donor based reducing agent। मतलब उस रिएजेंट के पास 2 हाइड्रोजन होंगे जो वो आपको दे सकता है, मतलब वो कैरी तो करेगा पर वहां पे जो कैरियर होंगे और उसके पास जो सिस्टम होगा वो H2 के फॉर्म में होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन वो डोनेट करने वाला है आपको। पर वो 2 हाइड्रोजन वो कैसे डोनेट करेगा या किस फॉर्म में डोनेट करेगा उसकी बात हम करने वाले हैं। तो दिमाग में अब आपको बैठाना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट जिसमें हम H2 डोनर की बात करने वाले हैं। और H2 डोनर ना, यानी वो रिएजेंट जब घर से बाहर निकले किसी को रिड्यूस कराने के लिए, तो उसके पास उसके बैग में H2 डोनेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन डोनेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। और वो 2 हाइड्रोजन कैसे डोनेट कर सकता है बच्चों? चाहे तो वो अपनी बैग में H2 को ही लेके चले, क्योंकि 2 हाइड्रोजन H2 के पास हैं, क्योंकि हाइड्रोजन है H2 मॉलिक्यूल हैविंग 2 हाइड्रोजन, तो वो अपनी बैग में H2 मोइटी को लेके ही आगे बढ़े, या फिर वो लेके चले डाइअमाइड मॉलिक्यूल। दैट इज द पॉइंट। डाइअमाइड मॉलिक्यूल जो कि इस तरीके के दिखते होंगे, जिनके पास 2 हाइड्रोजन इस तरीके से होते हैं, और यही दोनों हाइड्रोजन ये रिएजेंट डोनेट कर देता है। मतलब इसको किसी एडिशनल सोर्स की जरूरत नहीं है, इसको किसी और मोइटी की जरूरत नहीं है H को लेने के लिए, ये खुद अकेला दोनों को देने के लिए काफी है। पर इससे पहले वाले में क्या होता था, 2 सोर्स चाहिए थे, एक रिड्यूसिंग एजेंट वाला और दूसरा सॉल्वेंट वाला। तो वो डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे हमें डाइमाइड सिस्टम के बारे में बात करनी होगी, यानी 2 टाइप के सिस्टम हमें डिस्कस करनी है। दूसरा है बच्चों हाइड्रोजन, यानी जो H कैरियर होते हैं, H2 कैरियर। पर देखो, जब ये रिएजेंट आप बात करोगे तो इस रिएजेंट यानी H2 तो गैस होगा, तो गैस फॉर्म को क्या किया जाता है बेटा, एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है, यानी एब्जॉर्ब करा दिया जाता है किसी मेटेलिक सरफेस पे, क्योंकि ये H2 को तो लेके निकलेगा पर H2 गैसियस फॉर्म में है। अगर उसको किसी को देना है ना तो उसको ना पकड़ना पड़ेगा, और उसको पकड़ने के लिए वो अपनी बैग में ही क्या करता है, मेटल रखता है, ताकि मेटल इस H को क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर ले। तो मतलब क्या होगा बच्चों, देखो इधर, यानी यहाँ पे मान लो ये मेटल सरफेस होगा, और मेटल पे ये जो H होंगे ना बच्चों वो इस फॉर्म में अटैच्ड होंगे। तो हाइड्रोजन आप लेके तो चलोगे, पर हाइड्रोजन एक्चुअली क्या होंगे, मेटल और हाइड्रोजन मिलकर के एक तरीके का मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा अभी। तो दिमाग में आपको मेंटल पिक्चर बनाना है कि ओके H2 डोनेट करना है इस रिएजेंट को, पर ये H2 को किस फॉर्म में कैरी करता है, H2 भी रखता है, साथ में मेटल भी रखता है, तब जाकर के किसी को डोनेट कर पाता है। तो इसका मतलब यहाँ भी दोनों ही हाइड्रोजन इसी से, मतलब एक तरीके से अगर ये रिएजेंट है तो इन दोनों को मिला करके मान लो ये रिएजेंट बना है, तो बेटा यहाँ पे ये दोनों H यही डोनेट करेंगे, इसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ भी दोनों H यही डोनेट करेंगे। तो ये कहानी बनने वाली है, डायरेक्टली हम 2 हाइड्रोजन किसी मोइटी को देने वाले हैं। वी डोंट नीड एडिशनल वर्कअप, लेट मी, एक ही बार में हम 2 H को डोनेट करने वाले हैं। तो अब दोनों को एक एक करके समझेंगे। तो सुनो बच्चों, ये जैम और नेट ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब मैं H2 मोइटी की बात करूंगा ना, और मेटल इसको ट्रांसफर कर रहा होगा, मतलब मेटल की वजह से ये किसी पे
H को अटैच करवा रहा होगा, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। यानी जब ये किसी हाइड्रोजन किसी को ट्रांसफर कर रहा होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जब वाटर ट्रांसफर किए जाते हैं तो उसको हाइड्रेशन कहते हैं, है ना बच्चों। वैसे अगर हाइड्रोजन ट्रांसफर किए जाए किसी प्रोसेस में तो इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन का नाम देते हैं। तो अभी मैं इसको भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। जब एक रिड्यूसिंग एजेंट H2 को लेके चलता है, मेटल के साथ लेके चलता है, और वो किसी को जब 2 हाइड्रोजन ट्रांसफर करने की बात करता है तो हम उसे अभी के लिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का नाम देते हैं। ये कैटालिट क्यों? क्योंकि ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। सिमिलरली तो देखो बच्चों, सवाल ये उठता है कि जो मेटल हम लेते हैं ना, देखना बोर्ड पे, जो मेटल हम लेते हैं ना वो 2 तरीके से लिए जाते हैं। 2 तरीके से मतलब अगर तुम मेटल को लेते हो तो मेटल अगर पाउडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि आपको पता है बच्चों मेटल पाउडर्ड फॉर्म में लेने से वो हाइड्रोजन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये तो इसकी क्या बोलते हैं एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ जाती है। आप लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फाइनली डिवाइडेड पाउडर जो होते हैं दे हैविंग द लार्ज सरफेस एरिया, और अगर लार्ज सरफेस एरिया होते हैं तो हाइड्रोजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बनना शुरू हो जाता है। तो जो मेटल हम लेते हैं ना बच्चों किसी H को पकड़ने के लिए, मेटल हम लोग किस लिए ले रहे हैं? H को पकड़ने के लिए, फिर उस पूरे सिस्टम से हम H को ट्रांसफर करेंगे। समझना, इसको मैकेनिज्म भी बात करेंगे हम लोग। अभी पाउडर्ड फॉर्म ऑफ मेटल लिया जाता है या फिर मेटल के ऑक्साइड ले लिए जाते हैं। मेटल के ऑक्साइड, तो मेटल के ऑक्साइड में ही हम लोग H को एब्जॉर्ब करा सकते हैं, ये भी होता है। तो चाहे वो पाउडर फॉर्म में मेटल का हो, डायरेक्टली मेटल हो, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स हो, या फिर उनके ऑक्साइड्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे कैटलिस्ट बना करके, मतलब उस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम का अगर हम हाइड्रोजनेशन करने के लिए जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब ये वर्डिंग है हेट्रोजीनियस। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन ऐड करने जा रहे हो आप, कैटलिस्ट की मदद से करने जा रहे हो, लेकिन होमोजीनियस नहीं, वो हेट्रोजीनियस है। और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस आपने पढ़ा होगा बच्चों, जब हमारा कैटालिटिक पूरा सरफेस कैटलिस्ट और हमारा सबस्ट्रेट अगर दोनों अलग अलग फेज में है, मान लो ये लिक्विड और ये सॉलिड है, फाइन, ये सॉलिड और ये लिक्विड है, दोनों के अलग अलग फेज होते हैं, तो इसको हम लोग हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का नाम देते हैं। तो समझ लेना, ये सब की पॉइंट है, कोई एग्जाम में पूछने नहीं जा रहा है, बस हमें थोड़ा सा अपने मेंटल सेटअप को तैयार करते चलना है, क्योंकि शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। सिमिलरली बच्चों, दूसरा हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल। कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल का मतलब वो मेटल ऑलरेडी किसी लिगेंड के साथ बॉन्डेड होगा, ऑलरेडी किसी लिगेंड के साथ वो बॉन्डेड अगर है तो हम उसे बोलते हैं, और फिर वो मेटल H2 को अटैच करने के लिए कह रहा हो, तो ऐसे केसेस में हम इन्हें होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का नाम देते हैं। मतलब बच्चों ये जो होमोजीनियस कैटालिटिक का मतलब क्या हो गया कि वहां पे जो हमारा कैटलिस्ट भी होगा ना वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, मान लो वो लिक्विड फेज में ही रहेगा, और हमारा जो सबस्ट्रेट है वो भी लिक्विड फेज में ही है, दोनों एक ही फेज में है, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो इसका मतलब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट्स। तो क्या हमें पढ़ना है, ये दिमाग में बैठा लो, वी हैव टू डिस्कस अबाउट 2 टाइप ऑफ रिएजेंट, सम रिएजेंट हैविंग द पावर ऑफ H2 मोइटी, और उसमें मेटल मौजूद होंगे जो उसको पकड़ के रखेंगे और H को ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे। द सेकेंड वन विच इज कॉल्ड डायमाइड मॉलिक्यूल, जिनमें कोई एब्जॉर्प्शन, कुछ एब्जॉर्प्शन की बात नहीं होगी, इनके पास 2 H हैं, ये ट्रांसफर करके निकल लेंगे यहाँ से। तो इसमें मैंने आपको बताया देयर इज अ 2 पॉइंट्स, समटाइम्स वी हैव अ मेटल जो पकड़ने में इस्तेमाल करने वाला H को, दैट इज अ powdered form or metallic oxide form, then it is called heterogeneous catalytic hydrogenation, and the second one when the metal in the complex form, the complex form जो होते हैं वो सोल्वलाइज हो जाते हैं, वो मतलब उस कैटलिस्ट का फेज में आ जाना होता है, वो लिक्विड फेज में ही आ जाते हैं। तो हमारा सबस्ट्रेट और कैटलिस्ट अगर एक ही फेज में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो इसका मतलब वी हैव टू डिस्कस अबाउट 3 पॉइंट्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड द डायमाइड मॉलिक्यूल सिस्टम। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के 2 फेज हो जाएंगे बच्चों, और ये हमारा तीसरा होगा। तो कुल मिला के 3 पॉइंट हमें समझने हैं इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझा तो आसान, नहीं समझा तो रट्टा मारना पड़ेगा। तो सीखने की कोशिश करेंगे बच्चों हम लोग। तो मैं अभी डिस्कस क्या करने वाला हूँ, यस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। तो पहले मैं इसको अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ एक बार और, ताकि इसको समझने में आपको बहुत आसानी हो जाए। इसको नोट कर लेना बच्चों। तो वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो समझो इस बात को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों हाइड्रोजनेशन का मतलब होता क्या है। एक एक की पॉइंट को पहले क्लियर करके चलते हैं ना।
रिएजेंट को तो बाद में इस्तेमाल करेंगे, पहले पूरे प्रोसेस को ढंग से समझते हैं। तो सुनो बच्चों, यहाँ पे हमें बात क्या करना है आप लोगों को, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। किस बारे में बात करना है बच्चों? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब इसमें सब आ जाना है। तो पहला सवाल ये क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द हाइड्रोजिनेशन वर्ड। द हाइड्रोजिनेशन, तो एक बात समझो, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होगा, एक बार इसको समझ लो। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जब वी हैव सम अनसैचुरेशन, सम लाइक अनसैचुरेशन, और इस अनसैचुरेशन में अगर तुम दो हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, दो H को अगर यहाँ पे ऐड कर रहे हो, पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, H को ऐड करोगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके H को ऐड करो मानो, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा होगा। तो अगर तुम पाई बॉन्ड को ब्रेक करके नाउ यू आर गोइंग टू ऐड हाइड्रोजन, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज हाइड्रोजिनेशन। मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन द अनसैचुरेशन सिस्टम, पाई बॉन्ड अल्कीन अल्काइन, इनमें अगर तुम किसी H को अटैच करने वाले होगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। इसको नोट कर लेना। तो हाइड्रोजन प्रोसेस क्या होते हैं, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द अनसैचुरेटेड सिस्टम, यानी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूट रहा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहे होते हैं। तो कल मिला के यहाँ पे क्या होता है, कुछ एनर्जी भी निकलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ डेल्टा H नेगेटिव होता है, इसी को बोला जाता है, क्या बच्चों पढ़ा होगा आप लोगों ने, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो समझो, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कैटालिटिक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कैटालिटिक वर्ड का मतलब कि किसी कैटलिस्ट की हेल्प से अगर तुम हाइड्रोजिनेशन करवाते हो, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप हाइड्रोजिनेशन करवाते हो, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। यानी हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। इसी को हम लोग दोनों मिला करके क्या बोल देते हैं बच्चों, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन वर्ड इसका हम लोग दे दिया करते हैं। कोई बड़ी चीज तो नहीं है, इसको समझना, देयर इज नो बिग डील अबाउट दैट। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजन का मतलब किसी पाई बॉन्ड सिस्टमों में वी आर गोइंग टू अटैच आवर हाइड्रोजन एटम, और उस हाइड्रोजन एटम को अटैच करने के लिए वी रिक्वायर सम कैटालिस्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो ये बात अभी छोटी सी टर्म मैंने अभी क्लियर कर दी आप लोगों को, ठीक है। अब हमें इस टॉपिक में, इस रिएजेंटों में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहली बात, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब तो रिएक्शन तो हो गया, पर यहाँ पे हमें सबसे पहले चीज क्या पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन। यानी इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें रिएजेंट्स को देखना है कि इसमें किस टाइप के प्रोसेस लिए जाते हैं, किस टाइप के रिएजेंट लिया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ रिएजेंट इसमें क्या इस्तेमाल होते हैं, मतलब किस टाइप के रिएजेंट आप लोग यहाँ इस्तेमाल करने वाले हो। पूरा मॉलिक्यूल को समझना है, रिएजेंट को पहचानना है। कुल मिला के आप कह सकते हो इसको, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएजेंट, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन हमें एग्जाम में दिया गया होगा और इसको हमें पहचानना होगा। तो इस रिएजेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं इस पूरे प्रोसेस में, उनकी छोटी सी पोर्शन में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, केवल इंट्रोडक्शन। तो पहला पार्ट किसका होगा बच्चों, इंट्रोडक्शन का, फाइन। फिर हम लोग इसमें बात करने वाले होंगे, दैट इज अ मैकेनिज्म। क्या बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, कि ये रिएक्शंस के थ्रू कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे रिड्यूस होते हैं, कैसे क्या चीज़ें बढ़ती हैं। समटाइम्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट, मतलब इसको समझना पड़ेगा, मैकेनिज्म डिस्कस करने पड़ेंगे। द थर्ड वन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस फुल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड कीमोसेलेक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कीमोसेलेक्टिविटी मतलब कि इफ वी हैव अ टू फंक्शनल ग्रुप और उन दोनों में से अगर दो पाई बॉन्ड आ गए, तो दोनों पाई बॉन्डों में से किस पे वो अटैक करने जाएगा, दैट इज कॉल्ड कीमोसेलेक्टिव रिडक्शंस। तो इसको समझना पड़ेगा यहाँ पे। द थर्ड वन विच इज कहा जाता है स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन, स्टीरियो सेलेक्टिव, जिसकी स्टीरियो भी होगी, कि जब ये रिएजेंट अटैच करने के लिए जाएगा तो वही बात, डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी, इनएंसियो सेलेक्टिविटी, बहुत सारी बातें हमने करी थी। तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शंस की पोर्शंस की हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, कि किस फेज से वो अटैक करेगा, अबव बिलो, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, द स्टीरियो सेलेक्टिविटी। एंड द फिफ्थ वन विच इज कॉल्ड, देखना बच्चों, यानी सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ वन पाई बॉन्ड
वन पाई बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पाई बॉन्ड। मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, देखो इधर, यहाँ पे पाई बॉन्ड मतलब अल्कीन की बात करेंगे केवल हम लोग, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड अल्कीनों का ही होगा। मतलब दो तरीके की अल्कीन होगी वहाँ पे, और दोनों अल्कीन में से किसी एक पे भी हमें हाइड्रोजनेट करना पड़ेगा उसको। इसको बोला जाता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? पार्शियल हाइड्रोजनेशन। ये बात थोड़ा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। फाइन बच्चों, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले होंगे यहाँ पे द 6th पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर इज 6th पॉइंट जिसको हम डिस्कस करने वाले होंगे, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल रिडक्शन ऑफ अल्कीन। कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ अल्काइन बच्चों, अल्काइन, समझना इस बात को। यानी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अल्काइन पोर्शन, यानी जो हमारा अल्काइन है, क्योंकि उसके पास भी तो डबल पाई बॉन्ड होंगे, तो इसे हम लोग रिड्यूस करेंगे कंट्रोल्ड रिडक्शन। मतलब इस एक पाई बॉन्ड को तोड़ करके हमें एक ही हाइड्रोजन को अटैच करना है, तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज अ पार्शियल रिडक्शन। क्योंकि अगर इसको भी रिड्यूस कर दिया तो उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? कंप्लीट रिडक्शन बोला जाएगा, क्योंकि सब जगह हाइड्रोजन अगर लग जाते हैं, इस पाई बॉन्ड को भी अगर तुम तोड़ देते हो, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल, नो, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड पार्शियल रिडक्शन। समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल रिडक्शन, और यू कैन से कंट्रोल रिडक्शन ऑफ अल्काइन। एंड क्योंकि 1 2 3 4 5 6 वी विल कवर ऑल द पॉइंट्स, कोई शॉर्टकट नहीं मारना है, A to Z चीजों को इसी टॉपिक में डिस्कस कर लेने का है। द 7th वन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस। द 7th वन इज कॉल्ड बच्चों हाइड्रोजिनोलाइसिस। अब ये हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजिनेशन से वो थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए इसको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के इन दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 7 इंपॉर्टेंट पोर्शन। द फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन, कि हम रिएजेंटों को कैसे पहचानेंगे, रिएजेंट कैसे दिखेंगे यहाँ पे हम लोगों को, किस टाइप के रिएजेंट्स यहाँ पे होते हैं जो H2 को कैरियर करते हैं। द सेकेंड वन विच वी आर गोइंग टू मैकेनिज्म, जो समझना पड़ेगा मैकेनिज्म कैसे होंगे। कीमोसेलेक्टिविटी, दो फंक्शनल ग्रुप आ गए तो किस में रिडक्शंस होंगी। द थर्ड वन इज द स्टीरियोसेलेक्टिविटी, आपको पता ही है। द फिफ्थ वन इज द सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ पाई बॉन्ड, एक पाई दो अल्कीन्स आ गए तो एक को रिड्यूस करो, एक को छोड़ दो, है ना बात कमाल की। द कंट्रोल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, 7 पॉइंट है बच्चों, 7 पॉइंट में मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला हूं इस टॉपिक में। तो बढ़ते हैं आगे। तो चलो, सबसे पहला द इंट्रोडक्शन ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, मतलब यू कैन से द इंट्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट, कि यहाँ पे हम रिएजेंट को, या कह सकते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएजेंट कैसे होगा यहाँ पे, उसकी बात करने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट इज हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रिएजेंट। यहाँ पे इस जो रिएजेंट हम लोग लेने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन ऑफ दैट रिएजेंट, कि जो यहाँ पे हम रिएजेंट इस्तेमाल करने वाले हैं वो कैसा होता है, तो या समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो मैंने आपको बताया कि जब ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस होते हैं तो इस केस में होता क्या है बच्चों, वी हैव टू टेक द H2 को तो लेना ही पड़ेगा। फाइन, यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, मेटल की बात करने वाले हैं। मेटल ले लो या फिर मेटल के ऑक्साइड ले लो। देखो बच्चों, तो एक बात समझना, इफ़ वी आर डूइंग H2, यहाँ पे मान लो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ, या H2 ले लो या मेटल की ऑक्साइड ले लो, तो ये कुछ अलग पोर्शन है, ये कुछ अलग पोर्शन है। देखो, तो जब H2 और मेटल लिए जाते हैं ना, तो समझो मेटल किस फॉर्म में रहता है बच्चों, पाउडर्ड फॉर्म में रहता है। मेटल किस फॉर्म में रहता है बच्चों, पाउडर्ड फॉर्म में। ये मैंने अभी आपको बताया कि पाउडर्ड फॉर्म में क्यों रहता है, वो सब मैं आपको डिस्कस करूंगा। एंड द थर्ड वन, यहाँ पे जो होते हैं बच्चों, मेटेलिक सपोर्ट होते हैं। क्या होते हैं, मेटेलिक सपोर्ट। अब तुम बोलोगे सर ये मेटेलिक सपोर्ट क्या होता है, तो सुनो, क्योंकि ये तो पाउडर फॉर्म में है बच्चों, ये तो पाउडर फॉर्म में है, तो इसको प्लेस करने के लिए वी नीड सम स्पेसेस, जो उसके ऊपर में पाउडर फॉर्म को प्लेस किया जाए। क्योंकि पाउडर्ड है तो अगर H2 को आप लोग पाउडर को कहीं ना कहीं तो रखोगे, बेंच पे रखोगे, हाथ पे रखोगे, किसी चीज पे तो पाउडर को रखोगे, तो दैट इज कॉल्ड मेटेलिक सपोर्ट। तो मेटेलिक सपोर्ट जो है वो इस मेटल को क्या करता है, एक्चुअली रखने का काम करता है, पर इसका भी अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो समझो इस बात को। तो इन दिस केस इफ यू आर टेकिंग मेटल एज अ पाउडर फॉर्म, वी हैव 3 पार्ट्स।
H2 metal and metallic support, and if you are taking only hydrogen and metal oxide then you need not be some support, क्योंकि metal oxide खुद ही सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, मतलब यहाँ पे कोई फिर सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है। तो समझो ज्यादातर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मेटल है H2 है, क्योंकि मेटल को ये एडजॉर्ब करने का, मेटल इसकी हेल्प क्या करेगा, H2 को एडजॉर्ब करने का काम करेगा। तो एक बात समझो, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, विच टाइप ऑफ मेटल वी आर गोइंग टू यूज, तो मेटल H2 तो कोई बदल नहीं सकता, तो देखो दिस इज द फर्स्ट पोर्शन, दिस इज द सेकेंड पोर्शन, दिस इज द थर्ड पोर्शन। फाइन बच्चों, तो पहला पोर्शन जो होगा वो क्या क्या हो सकता है बताओ, सम पोर्शन हैविंग द H2, और यहाँ पे क्या लिया जा सकता है D2, कोई बात नहीं, ड्यूटेरियम को अटैच करना होगा, हाइड्रोजन को अटैच करना होगा। द सेकेंड पोर्शन विच इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेटल्स, तो कौन से मेटल लिया जाए, तो वैसे मेटल जो हाइड्रोजन को आसानी से पकड़ पाए, जिनकी कैटालिटिक पावर ज्यादा हो। तो जनरली बच्चों वो कौन कौन से होते हैं बच्चों, देखो इधर पैलेडिनम, प्लेटिनम, देखो बच्चों पैलेडिनम, प्लेटिनम, निकल, रोडियम, रुथेनियम और इरिडियम। मेनली वी आर हैविंग टू टेक दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स, जो मेटल हम लोग इस्तेमाल करने वाले होते हैं। तो निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, निकल आपको पता है एक ही फैमिली के हैं, रुथेनियम, रोडियम और इरिडियम, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एंड द थर्ड वन विच इज कॉल्ड मेटेलिक सपोर्ट, बच्चों ध्यान रखना इसका। द मेटेलिक सपोर्ट यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेटेलिक सपोर्ट, वो कैसे मिलते हैं, तो देखो इधर उसको लिखा जाता है एक्टिवेटेड चारकोल, यानी वहां पे एक्टिवेटेड चारकोल होते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ओनली C से। एक्टिवेटेड चारकोल मतलब वो कार्बन की तरह होगा, चारकोल मतलब कार्बन ही है। या फिर बच्चों हमें मिलता है, देखो इधर कैल्शियम कार्बोनेट, यस वी हैव अ कैल्शियम कार्बोनेट, सम सॉल्ट, बेरियम सल्फेट, आपको पता है ना बच्चों, वी हैव अ बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिना Al2O3, एल्युमिना बेटा, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, एल्युमिना हो गया, चारकोल हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसी तरीके से ये चार टाइप के सिस्टम आप लोग ज्यादातर इस्तेमाल करने वाले हो। तो और यहाँ पे अगर हम लोग लेने वाले हैं तो मेटल के कैटलिस्ट PtO2, इसको अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, प्लैटिनम के ऑक्साइड ज्यादातर लिए जाते हैं। तो इसका मतलब अगर तुम देखोगे ना तो यू हैव अ कॉम्बिनेशन, बिकॉज इसका तो छोड़ दो, इसका तो एक ही है H2 प्लेटिनम ऑक्साइड, जिसको आप नाम दोगे, देखो बच्चा इसको एडम्स कैटलिस्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, एडम्स कैटलिस्ट, थोड़ा याद रख लेना इसको, वी हैव एडम्स कैटलिस्ट। फाइन, अब देखो यहाँ पे वी हैव समटाइम्स यूज दिस कॉम्बिनेशन, और इसके कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होते हैं एक बार देखोगे क्या, जरा देखो इधर तुम्हें मिलेगा एग्जाम में लिखा हुआ H2 PD चारकोल, दिस इज द रिएजेंट, H2 PT चारकोल, दैट इज द रिएजेंट। फाइन, समझ रहे हो मेरी बात को, H2 PD कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, डू यू नो अबाउट दिस, जिसको क्या बोला जाता है, लिंडलार कैटलिस्ट बोला जाता है। क्या याद है आप लोगों को बच्चों, लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं ना इसको, क्या याद है, यस यू नो अबाउट दैट। सिमिलरली वी हैव H2PD बेरियम सल्फेट, क्या मेरी बात आपको याद है, इसे रोजनमंड कैटलिस्ट कहा जाता है, रोजनमुंड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यह भी आपको पता होगा। तो H2PD चारकोल, H2PD चारकोल, H2PD कैल्शियम कार्बोनेट, H2PD BSO4, उसी तरीके से H2RH Al2O3, yes we have these combinations, समझ गए। तो we have this type of reagents which we are going to discuss। इसी में ले लो H2P2O2, एडम्स कैटलिस्ट को ले लो। तो देखो बच्चों ये सब हमारे कॉम्बिनेशंस दिए गए होंगे, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, क्योंकि यहाँ पे हमने मेटल्स के इस्तेमाल किए हैं या मेटल के ऑक्साइड इस्तेमाल किया है। ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में। हेट्रोजीनियस यानी इंट्रोडक्शन ऑफ रिएजेंट्स की बात हम लोग करने वाले, कैटालिटिक हाइड्रोजन्स की बात तो कर रहे हैं, पर किसकी बात कर रहे हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट के बारे में। समझ गए बात को। तो इसका मतलब वी हैव दिस टाइप ऑफ रिएजेंट्स यूज फॉर द रिडक्शन पोर्शन। क्या मेरी बात आप समझ गए, आगे बढ़े, नोट करो इसको। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको चीजें रिप्रेजेंट की हुई मिलेंगी। ये बात है बेटा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट का। अब ये काम कैसे करते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिडक्शन। इसको नोट करो अच्छे से। यानी यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस में, इफ वी हैव टेकन
पाउडर्ड फॉर्म ऑफ मेटल और मेटल ऑक्साइड, देन इट इज कॉल्ड heterogeneous catalytic hydrogenation, जिसमें we have 3 parts. First part is the hydrogen itself and the second part which is called metal and the third part is a metallic support. पक्का समझ गए? अब बात करने वाले हैं, we are going to discuss about the mechanism portion, यानी mechanism of the hydrogenation. समझो इस बात को, मैकेनिज्म ऑफ दिस हाइड्रोजनेशन, और मैकेनिज्म में भी बहुत सारी चीज़ें हैं ताकि हम इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने में जब डायरेक्ट यानी शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ अगर हमें मैकेनिज्म पता है ना तो हम उस शॉर्टकट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब चीज़ों को डिटेल मैनर में समझ सकते हैं। तो देखो बच्चों, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स, दिमाग में बैठाओ। वी हैव 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड स्टेप 1, जिसमें हम लोग बात करते हैं केमियो एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब केमियो, या फिर आप कह सकते हो जिसको हम लोग एडजॉर्प्शन की बात करते हैं, फिजियो एडजॉर्प्शन होता है और केमियो एडजॉर्प्शन होते हैं ना, तो जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे, H2 का एडजॉर्प्शन होगा। क्या होगा बच्चों? एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं, एडजॉर्ब, यानी वो एडजॉर्ब होंगे, और वो किस पे एडजॉर्ब होंगे? मेटल सरफेस पे। तो एक बात देखो, वी हैव अ मेटेलिक सपोर्ट। क्या होता है बच्चों यहाँ पे? पहला स्टेप ये है, वी हैव अ मेटेलिक सपोर्ट, और अगर ये मेटेलिक सपोर्ट है और इस पे मेटल के पाउडर्ड फॉर्म दिए गए हैं, दिस इज द पाउडर्ड फॉर्म ऑफ मेटल, है ना, और वी हैव नाउ H2 गैस, और H2 गैस दिए जाएंगे, और जब ये H2 गैस दिया जाएगा, द फर्स्ट स्टेप्स इज द केमियो एडजॉर्प्शन। का मतलब क्या हुआ बच्चा? सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो जो हाइड्रोजन आप यहाँ इस्तेमाल करने वाले हो, दैट हाइड्रोजन जो होंगे वो बच्चों यहाँ पे क्या होंगे? मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे यू मस्ट नो कि हाइड्रोजन यहाँ ब्रेक होते हैं और मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं, क्योंकि मेटल यहाँ पे होंगे, तो मेटल के साथ सबसे पहले ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये बात दिमाग में रखना, फाइन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है द सेकेंड पॉइंट, स्टेप 2। स्टेप 2 किसको बोला जाता है बच्चों? यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है फिर मेटल के साथ, यानी ये स्टेप्स होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट यहाँ पे जो लिए जाते हैं वो जनरली कोई मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम लिए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड अगर हम लोग लेंगे तो सेकेंड स्टेप क्या होगा? द स्टेप 2, जिसमें आप क्या बात करने वाले होंगे? वी हैव अ सबस्ट्रेट, उसके बाद डबल बॉन्ड है। मान लो अल्कीन ही ले लिया मैंने, एग्जाम्पल से अल्कीन से शुरुआत करते हैं, और अल्कीन के पास अगर देखा जाए तो वी हैव अ पाई बॉन्ड, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और यहाँ जो मेटल्स पड़े हुए हैं दैट मेटल्स फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो इधर वी हैव अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट कॉम्प्लेक्स इज, यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हमें उससे कोई लेना देना है नहीं, लगे रहे, अभी तो उसका काम है भी नहीं। अब यहाँ पे जो हमें अल्कीन दी गई है दैट अल्कीन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, और मान लो ये कॉम्प्लेक्स बना लिया है इसने, इससे जुड़ गया है, वो किससे जुड़ा हुआ है? मेटल सरफेस से। किससे जुड़ा हुआ बच्चों? मेटल सरफेस से जुड़ते हैं, और जैसे मेटल सरफेस से जुड़ते हैं द थर्ड स्टेप विच इज कॉल्ड, यहाँ से ये जो बॉन्ड है कॉम्प्लेक्स का, यहाँ से H इसके तरफ ट्रांसफर होता है और एक H इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब एक तरीके से समझो यहाँ पे हाइड्रोजन के ट्रांसफर अब होते हैं। तो पहला स्टेप में हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होता है बच्चों, सेकंड स्टेप में जो हमारा सबस्ट्रेट है वो भी एब्जॉर्ब की तरह ही बात कर लो, पर उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना पड़ता है मेटल के साथ। देन आफ्टर हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है, देन आफ्टर हाइड्रोजन ट्रांसफर स्टेप होते हैं, हाइड्रोजन ट्रांसफर स्टेप्स। और एच ट्रांसफर स्टेप्स जब होते हैं बच्चों, तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, ये ना एक एक करके होते हैं। मतलब क्या? अगर इसको एच ट्रांसफर मिल गया है, देखना बच्चों, इसको एच ट्रांसफर मिल गया है तो ये तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है, और एक एच इसको अगर मिल गया है, पहले स्टेप ये कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं, और भी बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, फिर जाकर के वो यहाँ से इसकी तरफ अटैच होते हैं। तो इसका मतलब वी हैव अ एडिशन प्रोसेस, और यहाँ पे जैसे एडिशन होगा, ये कॉम्प्लेक्स जो आपने बनाया था यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है,
यहाँ भी हाइड्रोजन है, चार मान लो 4 हाइड्रोजन थे तो 2 गायब हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन अब यहाँ पे जाकर के अटैच हो चुका है। तो इसके बाद ये जो मॉलिक्यूल जो आपने देखा ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कैटालिटिक अब कोई पाई बॉन्ड इसके पास नहीं है, अब कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो एक बात समझना, दैट इज द थ्री स्टेप्स प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज द एडजॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल है वो, अल्कीन के एडजॉर्प्शन होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा बच्चों, फिर इस कॉम्प्लेक्स के बाद ये दोनों H इसको ट्रांसफर किए जाते हैं, फाइन। H ट्रांसफर अगले स्टेप में किया जाता है। तो ज्यादातर यहाँ दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं बच्चों एक तरफ से ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए इसको सिन एडिशन का भी नाम दिया जाता है, सिन एडिशन, दैट इज कॉल्ड सिन एडिशन प्रोसेस। सिन एडिशन प्रोसेस भी इनको कहा जाता है। तो ये बात आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि इस तरीके से ना अल्कीन की रिडक्शंस होती हैं या मल्टीपल बॉन्डों के साथ H का एडिशंस होता है। 3 स्टेप्स को समझने की जरूरत है, आपको कर लीजिएगा, सारे किताबों में लिखा हुआ है, ये आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। पर मेरा मेन मोटो इसको समझाने का बच्चों ये है, एक बात समझना कि जब हमारे पास कोई अल्कीन दी गई हो, मान लो कोई अनसैचुरेशन दिया गया हो जिसको हमें रिड्यूस कराना पड़े, तो जब आप उसको रिड्यूस कराओगे और वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना, तो कभी कभी इस प्रोसेस में आइसोमराइजेशन भी हो जाती है। दैट इज द की पॉइंट, इसको समझना मैकेनिज्म का ही पार्ट है। जैसे इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस मोइटी, देखना, मान लो बच्चों यहाँ पे तुम्हारे पास ये अल्कीन है जिसको तुम डिस्कस करने जा रहे हो, ये पोर्शन है, ये तुम्हारा एक अल्कीन है और यहाँ पे तुम्हारे पास H2 दिया गया है, पैलेडियम दिया गया है, चारकोल दिया गया है। तो ऑफकोर्स अगर तुम मैकेनिज्म प्रोस्पेक्टिव से सोचोगे तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन हुआ होगा। देखो इधर बच्चों, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एडजॉर्ब हुए होंगे सरफेस पे और यहाँ पे हमारा जो अल्कीन है वो यहाँ पे गया हुआ है। और एक बात समझो, यहाँ भी तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ भी है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, देखना इधर, जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है बच्चों, तो यहाँ पे इसकी जो कॉम्प्लेक्सेशन होती है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा होगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाया होगा, तब ऐसे केसेस में होता क्या है, देखो इधर, यदि ये कॉम्प्लेक्स बना करके जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब अगर ये एक बार H यहाँ ट्रांसफर किया, एक हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ और जैसे ये हाइड्रोजन को ट्रांसफर करता है, प्लीज बोर्ड पे देखते चलना, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये H तो यहाँ ट्रांसफर हो गया है, हो गया, तो ये अभी इसको पकड़े हुए है, मेटल को पकड़ा हुआ है ये, और इसके पास अभी जो हाइड्रोजन थे एक तो ट्रांसफर हो गए, एक यहाँ बचे हुए हैं, एक यहाँ बचे हुए हैं, एक यहाँ बचे हुए हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पे जो इसके हाइड्रोजन होते हैं ना, ये मेटल कैटलिस्ट ने इसको H दिया और उस हिस्से में इस H को पकड़ लेता है और यहाँ से क्या होता है, देखो इधर, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के एक तरीके से समझ लो, ये H को ट्रांसफर कर देता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। मतलब देखो, यहाँ से H को निकाल देता है वो बाहर, और जैसे H को बाहर निकालता है यहाँ पे क्या बन जाएगी, देखो इधर, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, उस समय ये मेटल को, ये जो कार्बन और मेटल का बॉन्ड है ये टूट जाता है, यहाँ बॉन्ड टूटे और दोनों के बीच में अल्कीन बन जाती है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आया है, ये हाइड्रोजन कभी कभी हमारा अल्कीन का भी ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका मतलब यहां तुमने जो अल्कीन भेजी थी वो अल्कीन ये बन जाती है, इसको हम लोग कहते हैं आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कीन। क्या बोलते बच्चों, आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कीन। तो इस पॉइंट को समझने का है, जब एक अल्कीन का कॉम्प्लेक्सेशन होता है किसी मेटल सरफेस पे, तो उसने एक H ट्रांसफर किया, फिर मेटल और कॉम्प्लेक्स ये बॉन्ड बना हुआ है, तो उसी समय क्या होता है, जो अलाइलिक कार्बन के जो हाइड्रोजन है, देखो ये अलाइलिक कार्बन के जो हाइड्रोजन है ये भी इसको ट्रांसफर हो सकते हैं, और यहाँ पे बॉन्ड टूटा, यहाँ बॉन्ड टूटा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, अल्कीन फॉर्म हो जाएगी, ये H यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये डिटैच हो जाएगा और अल्कीन बनके एक न्यूली अल्कीन में फॉर्म हो सकता है। तो ये बात आपको अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि दो चीजें हो सकती हैं, पहला एडजॉर्प्शन हो और हाइड्रोजन दोनों ट्रांसफर हो जाएं, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। एंड द सेकेंड वन, इन्हीं प्रोसेस में क्या होता है, दैट इज अ आइसोमराइजेशन भी होते हैं। तो कभी कभी आइसोमराइजेशन रिएक्शंस में, क्योंकि लास्ट में फिर से अल्कीन फिर से रिड्यूस हो जाएगी, अल्कीन फिर से H को ट्रांसफर कर लेगी, तो वो हमारा फाइनली तो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट ही बनेगा, क्योंकि चाहे ये रिड्यूस होकर ये बनाए, क्योंकि ये बाहर निकला तो है, पर फर्दर ये रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि अभी देखो फर्दर अभी पाई बॉन्ड है, फर्दर ही रिड्यूस होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों में प्रोडक्ट तो एक ही बनेंगे,
पर लेकिन जब तुम इसकी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के बारे में जब बात करोगे ना, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। हाँ, किसी अल्कीन का आइसोमराइजेशन भी हो जाते हैं, जब वो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के दौरान गुजरता है तो उसके आइसोमराइजेशन भी हो जाते हैं और उसके बाद वो फर्दर रिड्यूस होता है। तो अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये अल्कीन को दोबारा से H को तुम दे दो या इस अल्कीन को डायरेक्टली दे दिए होते, तो वी हैव अ बोथ सेम प्रोडक्ट। बट नाउ जब मैं इसको डिस्कस करूंगा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में, तब वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बात को थोड़ा ढंग से समझ लेना, दैट इज द मैकेनिज्म पोर्शन ऑफ द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। कर लोगे ये काम, नोट डाउन कर लो। तो इस मैकेनिज्म प्रोसेस के बाद एक बात थोड़ा आपके जहन में चलनी चाहिए कि ओके, मल्टीपल बॉन्ड को यहाँ पे हम हाइड्रोजनेट कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इनसे रिड्यूस होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो इधर, तो ये मैकेनिज्म है बच्चों, मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ढंग से समझ लेना। आइसोमरेशन पोर्शन को थोड़ा ढंग से समझना है यहाँ पे। अब एक बात समझो, यानी फंक्शनल ग्रुप जिसके बारे में आप बात करोगे, फंक्शनल ग्रुप्स विच कैन रिड्यूस आर, एक बार ढंग से देखो। बेसिकली हम लोग बच्चों यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं ना, मेनली हम लोग यहाँ पे किसी अल्काइनों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, किसी अल्काइन का या फिर कोई अल्कीन का, अल्काइन हो या अल्कीन हो, या फिर कोई साइनो ग्रुप यहाँ पे मौजूद हो। ट्रिपल मेनली मल्टीपल बॉन्डेड वाले सिस्टम को यहाँ पे लिया जाता है। तो वी हैव अ 3 इंपॉर्टेंट पोर्शंस, दैट इज अ अल्काइन, अल्कीन एंड साइनो ग्रुप्स। ये हमारा मेन काम है, क्योंकि यहाँ पे वी हैव डिस्कशन अबाउट करते हैं, जो डिस्कस करते हैं वो अल्काइन से अल्कीन बनाने के लिए या अल्कीन से अल्कीन बनाने के लिए। तो समझो और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यहाँ रिड्यूस हो सकते हैं। तो देखो किताबों में लिखा हुआ है एसिड क्लोराइड का रिडक्शन भी होता है। एसिड क्लोराइड, यहाँ पे हम लोग इसके लिए RnO2 का भी इस्तेमाल करते हैं, या यहाँ पे हम लोग RCH फंक्शनल ग्रुप जो है वो CHO का भी इस्तेमाल करते हैं, CHO, या फिर यहाँ पे इस्तेमाल होता है कोई कीटोन। क्या होता है बच्चों? कोई कीटोन। यहाँ पे इस्तेमाल होता है बेंजीन रिंग। तो समझो मल्टीपल बॉन्डेड वाले सिस्टम ये भी है, NO2 में भी मल्टीपल बॉन्ड है, एल्डिहाइड में मल्टीपल बॉन्ड है, कीटोन में भी मल्टीपल बॉन्ड है। तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा इसमें वो क्या रहता है, ये जो मैंने लिखा है, क्योंकि जो सबस्ट्रेट आप इस्तेमाल करोगे रिडक्शंस के लिए वो जनरली कोई मल्टीपल बॉन्ड वाले सिस्टम्स होते हैं बच्चों। पर हम यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड में ज़्यादातर अल्कीन की स्टोरी की बात, अल्काइन और अल्कीन की स्टोरी और साइनो ग्रुप की स्टोरी ज़्यादा पढ़ते हैं। किसके बारे में? इनके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन इनको भी साथ के साथ भी पढ़ा जाता है। तो देखो यहीं पर भी हम लोग बात कर सकते हैं कीमोसेलेक्टिविटी। कीमोसेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो इधर, ये एक डाटा है जिसको मैं किताबों से लेकर के आया हूं। तो कीमोसेलेक्टिविटी का मतलब ये ऑर्डर है इनके रिएक्शन होने का भी, कि अगर हाइड्रोजनेशन हो, H2 डिलीवर हो, तो वो किस फंक्शनल ग्रुप के लिए फास्ट रिड्यूस होते हैं। तो समझो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों यहाँ एसिड क्लोराइड, फिर होता है बच्चों NO2, फिर होता है अल्काइन, फिर होता है एल्डिहाइड, फिर होता है अल्कीन, फिर होता है कीटोन, फिर होता है साइनो और लास्ट में होता है बेंजीन रिंग। यानी डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन को भी रिड्यूस किया जाता है, पर डिफिकल्ट मैनर में किया जाता है। तो ये आप क्लेडन की किताब से देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 24 में जब जाओगे तो वहां पे ये ऑर्डर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो मतलब क्या कि वी हैव अ ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन, ये आपका ऑर्डर है रिड्यूसिंग। मतलब अगर कहा जाए तो सबस्ट्रेट सबसे ज्यादा रिडक्शन मतलब फिसाइल जो होते हैं रिडक्शंस के लिए वो एसिड क्लोराइड्स होते हैं, फिर NO2 होते हैं, अल्काइन, एल्डिहाइड, अल्कीन, कीटोन, साइनो और बेंजीन। पर सुनो, हमें इससे क्या दिमाग में रखना है कि हमें लेना क्या क्या है जो यहाँ ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग। तो कीमोसेलेक्टिविटी के ही टॉपिक में देखो बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर मान लो इफ यू हैव इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से चुरा के लेके आना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ यू हैव अ अल्कीन पार्ट एंड कीटोन, देन यहाँ पे सेलेक्टिवली अल्कीन विल रिड्यूस। ये रिड्यूस होगा, ये नहीं रिड्यूस होगा, याद रखना। कीमोसेलेक्टिविटी का मतलब दो में डिफरेंस करना। अगर मेरे पास कोई अल्कीन है और सामने कोई एस्टर्स आ जाए, एस्टर्स भी क्यों ना आ जाए,
कीटोन से वो कम रिएक्टिव होंगे। तो अल्कीन और एस्टर्स आ गए, अल्कीन रिड्यूस होगा, एस्टर रिड्यूस नहीं होंगे, समझ गए। और यहाँ पे अल्कीन आ जाए और कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, तब कौन रिड्यूस होगा बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कीन? यस, अल्कीन रिड्यूस होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस नहीं होगा। यू हैव अ अल्कीन पार्ट एंड यू हैव अ अमाइड पार्ट, देन डेफिनेटली अल्कीन विल रिड्यूस, अमाइड विल नॉट रिड्यूस। तो इसको सेलेक्टिव रिडक्शंस का नाम दिया जाएगा बच्चों। इनमें हमें डिस्कशन ज्यादा करना है कि जब हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप्स आएंगे, जनरली वो कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो, एस्टर हो, अमाइड्स हो, तो वहां पे हमारा अल्कीन पोर्शन को सेलेक्टिवली रिड्यूस किया जाएगा, इनको छोड़ दिया जाएगा। वो रिएजेंट्स जो होता है वो इनके लिए लेस फेसाइल होता है, इनके लिए बच्चों मोर फेसाइल होता है। ये बात दिमाग में रखना। समटाइम्स इफ यू हैव अ अल्काइन, sometimes you have a alkyne and alkene both, then which one you will prefer? You will prefer alkyne, alkene को लेफ्ट कर सकते हो। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये चीजें हैं जो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं बच्चों, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती होंगी, समझ गए। चलो आगे बढ़े। तो ये तुम्हारा एक रिएक्टिविटी ऑर्डर है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर है तो एक बार मैं क्या करता हूं, इनके प्रोडक्ट क्या बनते हैं उनको मैं एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन भी हमें आना चाहिए। फिर मैं सेलेक्टिवली बात करूंगा कि दो फंक्शनल ग्रुप में कोई एक आए तो कैसे रिड्यूस होते हैं। नोट कर लो, इसको मिटा रहा हूं मैं। चलिए, तो सेलेक्टिव रिडक्शंस की स्टोरी हम करने वाले हैं बच्चों। अच्छे से समझना, ढंग से समझना, क्योंकि यहीं पे हम गलतियां कर बैठते हैं। तो सेलेक्टिव रिडक्शंस इनका होता है अल्कीन का किसी कीटोन के प्रेजेंस में अगर हम देखें तो अल्कीन को हम रिड्यूस करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों प्रोडक्ट फॉर्मेशंस की, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? प्रोडक्ट फॉर्मेशंस की अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने हाइड्राइड्स में किया था ना, तो उसमें अगर हम लोग एसिड क्लोराइड्स लेते हैं, एसिड क्लोराइड, तो सबसे पहले याद रखो बच्चों, यहाँ पे ये रिड्यूस होके C डबल बॉन्ड OH पहले एल्डिहाइड बनाता है, फिर ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होगा? पहले एल्डिहाइडो में, फिर अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो यहाँ H2 है, PD लिया है मैंने, तो कहानी कैसे चलेगी? तो वो मैंने अभी आपको समझाया है। ये अल्कोहल में, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे चीजें क्या होंगी, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है जिसको आप आगे पढ़ोगे रोजनमंड रिडक्शंस के रूप में है, देखेंगे इसको। तो एसिड क्लोराइड सबसे पहले एल्डिहाइड में, फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। तो पहले कंट्रोल्ड, फिर कंप्लीट। इसे कहा जाएगा बच्चों, देखो इधर पार्शियल रिडक्शन बोला जाएगा इसको, नोट करो इसको, पार्शियल रिडक्शन, और इसको बोला जाएगा बच्चों कंप्लीट रिडक्शन बोला जाएगा, नोट करो इसको। सिमिलरली इफ यू हैव अ RONO2 ग्रुप, RONO2 ग्रुप, और यहाँ पे मान लो H2PD चारकोल आपने लिया है, H2PD चारकोल ही ले रहा हूं मैं फिलहाल एक अभी कम बताने के लिए। तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिखो NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिमिलरली इफ यू हैव RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को तो अल्कोहल बना ही देना, फाइन, बना दोगे। अल्काइन देखो, अल्काइन, मान लो यू हैव अल्काइन, तो अल्काइन सबसे पहले रिड्यूस होकर अल्कीन बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? अल्कीन। यहाँ दो हाइड्रोजन लगेंगे, इसमें अल्कीन बनाएगी, फिर ये रिड्यूस होके अल्केन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब दो हाइड्रोजन, अब एक और लग जाएगा तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद हो जाएंगे। तो अल्काइन अल्कीन में, अल्कीन से अल्केन में, ये बात दिमाग में रखो। सिमिलरली इफ यू हैव अ अल्कीन पार्ट, आपको पता ही है अल्कीन अगर तुम्हारे सामने है तो जब इसको तुम H2PD चारकोल मान लो लिखोगे तो ये क्या करेंगे? HH ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, और जब HH ट्रांसफर करेंगे तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे H ट्रांसफर करते ही अल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये पोर्शन दिमाग में रखोगे, पक्का दिमाग में रखोगे बच्चों। ये कहानी थी किसकी? ये कहानी किसकी थी? आपके पास एसिड क्लोराइड, NO2, साइनो, अल्कीन, और एक और लिख लो जिसको हम लोग साइनाइड का नाम देंगे। समटाइम्स यू नीड दिस मॉलिक्यूल एंड H2PD चारकोल इज गिवन देयर, और H2PD चारकोल अगर गिवन है तो नाउ यू कैन रिड्यूस इट टू CH2NH2 ग्रुप। देखो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, दो बार इसको रिड्यूस करके वो दो हाइड्रोजन यहाँ और दो हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। तो पहले ये किस में कन्वर्ट होते हैं? इमीन में कन्वर्ट होंगे। याद है आप लोगों को, इसको इमीन बनाया जाएगा क्योंकि एक डबल बॉन्ड है, एक को H और H ट्रांसफर कर दिया जाए।
फर्दर ये रिड्यूस होंगे तो अमीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कंट्रोल्ड और ये अनकंट्रोल्ड प्रोडक्ट आपके सामने है बच्चों, तो समझना होगा आपको। तो मेनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अल्काइन, अल्कीन एंड साइनो ग्रुप। इस पूरे टॉपिक में हम ज्यादातर इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया प्रोडक्ट का। चलिए, तो बेसिक पोर्शन बता रहा हूं मैं बच्चों, क्योंकि बेसिक पोर्शन पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर जाकर के आप टफ लेवल की ओर आगे बढ़ सकते हो। तो बेसिक्स लेवल को सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए, धीरे धीरे चीजों को फिर लेवल में लेकर के आएंगे। तो अभी तक मैंने बिल्कुल जीरो लेवल की बातें करी हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल बेसिक्स पार्ट पोर्शंस था जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कशंस किया है। अब मैं लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी पोर्शन को मैं नाम देने वाला हूँ बच्चों कीमोसेलेक्टिव रिडक्शंस। तो देखें, अब मैं बात करने वाला हूँ, टॉपिक का ही नाम ले लेते हैं कीमोसेलेक्टिव रिडक्शन। ढंग से इसको देखना, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना। कॉपी निकाल। देखो, अगर मैं यहाँ सिंपली आपसे बोलूं कि इफ यू हैव अ कीटोन, फाइन, एंड इफ यू हैव अ अल्कीन पार्ट, क्या बोला मैंने, देखो इधर, इफ यू हैव अ कीटोन एंड यू हैव अ अल्कीन पार्ट एंड H2PD चारकोल इज गिवन, H2PD चारकोल, ये पहचान लोगे रिएजेंट को। तो H2PD चारकोल अगर गिवन है बच्चों, तो बताओ सबसे पहला दिमाग में क्या बात आएगी, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, फाइन। कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, H डोनर, फाइन। अब सवाल ये उठेगा, ये हाइड्राइड डोनर तो नहीं है, ये हाइड्राइड डोनर नहीं है, तो बच्चों इसकी जो सेलेक्टिविटी होती है वो किसके लिए होगी, कीटोन और अल्कीन अगर दोनों हैं तो इसकी सेलेक्टिविटी किसके लिए ज़्यादा होती है, अल्कीनों के लिए, अल्कीनों के लिए। तो ये अल्कीनों को अटैक मारेगा, कीटोनों को छोड़ देगा। तो ऐसे केसेस में किसका रिडक्शन हो गया बताओ, अल्कीन रिड्यूस हो गए और ये रह गया, मतलब अल्कीन रिड्यूस होकर कीटोन रह गया। तो जब हमें अल्कीन को रिड्यूस करना होता है, लिख दो बच्चों, सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ अल्कीन टेक्स प्लेस in the presence of ketone, याद है। और अगर मान लो इसी रिएजेंट में आपको, अगर बच्चों यहाँ पे डाइबल H दिया गया होता, डाइबल H, तो अब क्या करते थे, किसको रिड्यूस कराते थे, इस कीटोन को रिड्यूस कराते थे, और यहाँ पे क्या बनाते थे, अलाइलिक अल्कोहल, याद है बच्चों, याद है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर था। सिमिलरली यहाँ पे अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड और सीरियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते थे, तब भी वो इसको अलाइलिक अल्कोहल में ही तो कन्वर्ट करता था ना। पर अब चीजें बदलेगी, अब हमें अल्कीन को रिड्यूस करना है, कीटोन को छोड़ना है, यानी न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म को छोड़ देना है, इसको छोड़ना है, केवल अल्कीन को रिड्यूस करना है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। अब इसी पोर्शन में अगर मैं आपसे बात करूं, तो देखो सेलेक्टिव रिडक्शन हो गया। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक एस्टर होता, एस्टर, और यू हैव अ अल्कीन एंड इज गिवन H2PD चारकोल, क्या करोगे, अगर H2PD चारकोल दिया है, एक एस्टर है और एक अल्कीन भी है, तो जस्ट रिड्यूस द अल्कीन पोर्शन, अल्कीन को रिड्यूस करो, एस्टरों को छोड़ दो। इसका मतलब एल्कीन कार्बोनिल केमिस्ट्री को तो लीव करो, यहाँ पे एल्डिहाइड जब तक ना रहे, एल्डिहाइड रहता है तो चीजें थोड़ी सी बदलती हैं, पर अगर एस्टर हो, कीटोन हो, एसिड हो, अमाइड्स हो, जस्ट रिड्यूस द पोर्शन ऑफ अल्कीन पार्ट, समझ गए। लेकिन इफ यू हैव अ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स, याद करो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आइसोलेटेड अल्कीन्स को रिड्यूस नहीं करते, तो यहाँ पे ये अल्कीन को रिड्यूस ना करके केवल किसको रिड्यूस करेंगे, अल्कोहल बना देंगे, इसको याद है आप लोगों को। तो इसका मतलब कार्बोनिल को रिड्यूस करना है तो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर का इस्तेमाल करिए, और केवल अल्कीन को रिड्यूस करना है तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का इस्तेमाल करिए, डेफिनेटली यू गेट द प्रोडक्ट। ये बात दिमाग में आ गई आप लोगों की, तो दिमाग में रखिए इसको, समटाइम्स इट विल हेल्प कि आपको दोनों में से कौन ज़्यादा, कह सकते हैं कन्वर्जन में किसका इस्तेमाल सही होता है। तो ये बात आपके जहन में चलनी चाहिए कि जब जब आपको अल्कीन और कीटोन एक साथ मिलेंगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। पक्का समझ गए मेरी बात को। तो चलो इस बात को नोट डाउन अच्छे से करो। जैसे एक सवाल और निकलो, अगर मान लीजिए इफ़ यू हैव दिस मोइटी यू हैव, समझ गए, और यहाँ पे अल्कीन है और यहाँ पे कीटोन है, एंड समटाइम्स यू नीड H2PD चारकोल, व्हाट विल यू डू, क्या करोगे, अल्कीन और कीटोन दोनों हैं, किसको रिड्यूस कराओगे आप, अल्कीन वाले पोर्शन को रिड्यूस करा देना, कीटोन वाले पोर्शंस को रहने देना।
लेकिन इफ यू हैव अ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, व्हाट विल यू डू? क्या करोगे आप? अल्कीन को रहना दोगे, कीटोन को रिड्यूस कराओगे, और स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको इसकी पता है कि ये अटैक ऊपर से होगा तो OH नीचे की तरफ चला जाएगा। पक्का याद है आप लोगों को? सिमिलरली इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ सिस्टम, देखो इधर यू हैव अ एल्डिहाइड, इफ यू हैव अ, मान लो ये कीटोन है, समटाइम्स यू हैव अ कीटोन, एल्कीन एंड एस्टर्स, कीटोन, अल्कीन एंड एस्टर्स, एंड इफ यू हैव, या समझ लो यहाँ पे इफ एसिड ले लो, एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रिएजेंट डाल दिया है H2PD चारकोल, क्या डाल दिया है? H2PD चारकोल। यहाँ पे मैंने रिएजेंट डाल दिया है बच्चों, देखो इधर लिथियम बोरोहाइड्राइड, फाइन। यहाँ पे मैंने रिएजेंट आपके सामने डाल दिया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, व्हाट विल यू डू? तो देखो H2PD चारकोल वो किसके लिए सिलेक्टिव हो जाएगा? अल्कीन के लिए, इनसे कोई मतलब नहीं है। लिथियम बोरोहाइड्राइड किसके लिए सिलेक्टिव हो जाएगा? कीटोनों के लिए, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इनको भी अटैक कर लेगा, इनको भी अटैक कर लेगा, पर इनको छोड़ देगा क्योंकि ये अल्कीनों पे अटैक नहीं करता है जब तक वो कॉन्जुगेशन में ना आ जाए। तो ये कहानी है सेलेक्टिव रिडक्शंस की। तो कार्बोनिलों को रिड्यूस ना करके अगर अल्कीनों को रिड्यूस कराना है तो प्लीज़ आप H2PD चारकोल की मदद लीजिए, H2PD चारकोल की मदद ले सकते हैं। नोट करिए इसको, पक्का नोट कर लीजिए, गुड। तो ये कहानी थी बच्चों किसी कीमो सेलेक्टिविटी की, जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है कि एस्टर हो, कीटोन हो, अल्कीन सामने आ जाए तो अल्कीनों को आप रिड्यूस करा सकते हैं बच्चों। तो ये कहानी थी बिल्कुल लेवल 1 की कह सकते हैं आप लोग, जिसमें हम सेलेक्टिव रिडक्शंस की बात करते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। देखो बच्चों, यानी ये कहानी है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन, यानी इसकी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस की, या फिर ऐसे लिख दो ना, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट की अगर बात की जाए तो यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल एस्पेक्ट। देखिए इधर, तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं बच्चों तो क्या होगी? यहाँ पे दो बातें हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें इस बात को समझना है कि द प्रोसेस इज अ सिन एडिशन। तो सिन एडिशन की प्रोसेस को दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, सिन एडिशन की प्रोसेस। एंड द सेकेंड वन, हमेशा जब भी हाइड्रोजन डिलीवर होंगे तो लेस स्टेरिक फेज से डिलीवर होंगे, यानी लेस स्टेरिक फेज विल बी मोर फेवरेबल फॉर अटैक। ये कहानी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। पहली पॉइंट तो सिन एडिशन का दिमाग में रखना पड़ेगा। द सेकेंड वन इज लेस स्टेरिक फेस विल बी मोर फेवरेबल फॉर अटैक। तो सबसे पहले अगर मैं सिन एडिशंस के पोर्शंस को लेके आगे बढ़ता हूं तो क्या होगा? यहाँ पे दो पोर्शंस हैं। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको दिमाग में रखने के लिए कह रहा हूं। सिन एडिशन प्रोसेस में आपको दिमाग में क्या रखना है? जैसे मान लीजिए इफ यू हैव दिस एल्कीन, यहाँ पे लिखा है CH3 एंड CH3 एंड यू हैव H2PT चारकोल। क्या लिखा बच्चों? H2PT चारकोल लिखा हुआ है। तो अगर तुम इसको रिड्यूस करने के लिए जाओगे विदाउट स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, तो आप क्या करोगे? विदाउट स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट तो आप केवल CH3 लगा करके चले आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इफ यू नो द स्टीरियो कि यहाँ पे इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, दोनों क्योंकि अब sp3 बन गए हैं तो क्या दोनों सिस होंगे या ट्रांस होंगे, वो कैसे बताई जाएगी? तो समझना यहाँ पे यू हैव टू नो अबाउट दैट कि यहाँ जो हाइड्रोजन डिलीवर होंगे वो एक फेज से डिलीवर होंगे, चाहे तो टॉप फेज से डिलीवर होंगे चाहे तो बिलो फेज से। तो मान लो अभी टॉप फेज से डिलीवर हुए हैं तो अगर H अगर एक अबव से लगता है तो सिन एडिशन का मतलब दोनों यहाँ पे भी दोनों H अबव से लगेंगे, दोनों H अबव से लगेंगे। और यहाँ पे आप अगर समझ पाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? देखो बच्चों, यहाँ जो मिथाइल होगा वो नीचे की ओर चला जाएगा, CH3 यू हैव नो CH3। तो सिन एडिशन का मतलब साफ है कि दोनों हाइड्रोजन एक फेज से डिलीवर किए जाते हैं। तो जब भी ये मेटल के सरफेस पे आएगा, समझ लो ये मेटल के सरफेस है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो जब भी कोई एल्कीन आएगी तो वो इस तरीके से इसको डिलीवर करेगा, एक फेज से इसको डिलीवर करने के लिए भेजेगा। तो जनरली यहाँ पे सिस प्रोडक्ट मिलते हैं।
पर यहाँ पे बच्चों ट्रांस भी मिलता है। जी हाँ, यहाँ आपको ट्रांस प्रोडक्ट भी मिलेंगे। अब कहानी होगी कि सर ट्रांस क्यों मिल रहा है, मेजर तो यही बनेगा, 80% मान लो यही बन रहा है, 20% मान लो ये बन रहा है, ये मेजर बन रहा है, तो ये क्यों बन गया सर, बात करेंगे उसके बारे में। तो मेनली अभी मान लो सिन एडिशन होगा तो मेजरली आपको सिस प्रोडक्ट मिलेंगे। तो सिस प्रोडक्ट मेजर बनते हैं यहाँ पे जनरली, समझ गए। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले इसको नोट करो अच्छे से। तो हमें अभी बात करना है केवल सिन एडिशंस के बारे में बात करना है कि सिन एडिशन जब होगा तो दोनों ग्रुप जो अटैच्ड होंगे वो दोनों ग्रुप सेम साइड में आएंगे, या फिर दोनों हाइड्रोजन बच्चों सेम साइड में आने वाले होंगे। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? क्या हमारी बात समझ पा रहे हो बच्चों? पक्का? आगे बढ़े? गुड 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 गुड। चलो देखते चलो इसको। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अगला पॉइंट, तो देखो इधर, इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पोर्शन, इफ यू हैव अ कीटोन एंड इफ यू हैव अ अल्कीन पोर्शन राइट नाउ, फाइन, एंड यू हैव अ H2PD चारकोल, क्या करने वाले हो? पहला सवाल, रिडक्शन किसका होगा? यस, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये कीमोसेलेक्टिव है? यस, अल्कीन और कीटोन में अल्कीन को ही रिड्यूस करेगा। एंड द सेकंड वन इज, या सिन एडिशन होगी, तो सिन एडिशन होगी तो मेनली यू हैव अ सिस प्रोडक्ट, चाहे तो इन दोनों मैथिल को ऊपर लगा दो या इन दोनों मैथिल को बच्चों नीचे की ओर लगा दो। ये बात आपको अपने जहन में रखनी होगी। तो समझो, इसको नोट करो अच्छे से। सिमिलरली बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे एक अल्कीन बनाया है, यह अल्कीन बनाया है, इस अल्कीन की बात करूं मैं, तो अल्कीन के पोर्शन को अगर ऐसा लिखता हूं PHCH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे PH, और यहाँ पे लिखता हूं H2PD चारकोल, और आपसे सवाल करता हूं कि बताओ इन दोनों में से हमारा प्रोडक्ट कौन बनेगा। तो जब H2PD चारकोल आप लिखते हो तो बताओ एडिशन क्या है? सिन एडिशन है। एडिशन सिन है कि नहीं है बताओ? यस, यू हैव अ सिन एडिशन। या फिर ऐसे करो ना, यहाँ पे आप फिनाइल लिख लो, यहाँ पे मिथाइल लिख लो। तो यहाँ पे अगर फिनाइल लिखोगे, यहाँ पे मिथाइल लिखोगे, तो चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी? यहाँ पे देखिए CH3 है, तो जब अटैचमेंट होगा तो यहाँ एडिशन क्या होगा? सिन होगा या एंटी? सिन एडिशन होगा। तो एक बात समझो, यहाँ पे जब सिन एडिशन होगा तो एग्जाम में आपसे सवाल पता है क्या पूछेगा? क्या यहाँ पे मीजो प्रोडक्ट बनेंगे या फिर रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होगी? रेसमिक मिक्सचर, ये क्वेश्चन आपको इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इधर, रेसमिक फॉर्म होंगी। तो एक बात समझो, अगर तुम इसको प्रोडक्ट बनाते हो तो मीजो बनेगा या रेसमिक, किस पे डिपेंड करता है? तो अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उसके थ्रू आप इस सवाल को सॉल्व करने का। लेकिन देखो, अगर तुम इसको समझ रहे हो तो अगर H2 ऐड होता है तो मान लो ऊपर से ऐड होगा या नीचे से ऐड होगा? अल्कीन का फेस मान लो ये प्लेन में है, ये प्लेन है अल्कीन का, ये प्लेन है अल्कीन का। यहाँ पे H ऊपर से अटैच हो सकता है या नीचे से अटैच हो सकता है। तो बताओ, अगर ये ऊपर से अटैच हुआ तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों? देखो इधर, यहाँ पे अगर तुम समझो H अगर ऊपर से अटैच हुआ है और ये फिनाइल और ये फिनाइल बोर्ड के उधर चले गए होंगे, ऐसे समझो, ये फिनाइल हो गया और ये फिनाइल हो गया, ये दोनों बोर्ड के किधर चले गए बच्चों? उधर की ओर। और यहाँ पे जो मिथाइल है वो मिथाइल इधर की ओर और ये मिथाइल इधर की ओर। तो ये तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा CH3। आया कि नहीं आया? तो अब इसको तुम अगर फिशर प्रोजेक्शंस में लिखोगे या यहीं तुम देखोगे फिशर प्रोजेक्शन में लिखोगे, तो मान लो तुमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये दोनों जो H है उसको इक्लिप्स फॉर्म को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना, फिनाइल फिनाइल को एक तरफ रिप्रेजेंट कर दो, मिथाइल मिथाइल को रिप्रेजेंट कर दो। तो ये क्या बन गया बताओ? क्या ये मीजो बना या रेसमिक? देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी यहाँ पे। यस, इट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस, इट इज अ मीजो मॉलिक्यूल बच्चों। यस, इट इज अ मीजो मॉलिक्यूल। पक्का समझ गए? तो चाहे ऊपर से अटैक कराओ या नीचे से अटैक कराओ, जब तुम इसको देखोगे तो ऊपर से भी अटैक कराओगे तो ये बनेगा, नीचे से जब अटैक कराओगे तब भी तुम्हें यही मिलेगा, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। तो यहाँ पे आपके सामने क्या ये कायरल मोइटी होगा? ये अकायरल सिस्टम बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। मान लो ऑप्टिकली क्या बनेगा ये बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल माने जाएंगे। तो ध्यान रखो, यहाँ जो अल्कीन बनी वो कैसी बनी है? दैट इज अ सिस अल्कीन। सिस बोलो या जेड अल्कीन इसका प्रॉपर नाम होता है। तो एक बार इसको नोट करो ढंग से। तो तुमने देखा कि यहाँ पे जब एडिशन होगा तो दैट इज अ मीजो मॉलिक्यूल, कोई बड़ी बात तो नहीं है बच्चों। लेकिन इफ यू हैव अ ट्रांस अल्कीन, क्या है बच्चों? देखो इधर, इफ यू हैव अ ट्रांस अल्कीन, ट्रांस बोले तो फिनाइल यहाँ पे है, फिनाइल यहाँ पे है, मिथाइल है और मिथाइल है।
तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे H2 और यहाँ पे पैलेडियम और यहाँ पे चारकोल, यदि तुम इसको अटैच करने के लिए जाओगे तो क्या होगा, यहाँ दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद हैं ऊपर की तरफ। तो बताओ अगर ऊपर की तरफ अटैच हुआ तो फिनाइल और मिथाइल एक तरफ होंगे। थोड़े स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए आपको बच्चों। ये फिनाइल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, मैथिल हो गया। और यहाँ पे आपका मैथिल कहाँ होगा, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन आएगा ना मैथिल। मान लो ये मैथिल अबव द प्लेन आ गया और ये फिनाइल भी अबव द प्लेन आ गया। तो एक बात बताओ, जब तुम इसको बनाओगे, यानी इसको मैं बिलो द प्लेन और लिख दो, यहाँ पे CH3 लगा दो, ये बिलो द प्लेन CH3 इमेजिन करना। और अगर तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे तो दो कायरल सेंटर है, ये और ये, यहाँ दोनों हाइड्रोजन है, H और H लगा दो, यहाँ पे फिनाइल है और इसके मिथाइल इधर की ओर। मान लो फिनाइल को तुमने इधर लिखा, मिथाइल को इधर लिख दो, यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे फिनाइल है। तो बताओ क्या ये मिजो है? नहीं, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो समझो बच्चों, जब तुम इसको ऊपर से अटैक कराओगे और एक बार नीचे से अटैक कराओगे तो वहां पे ना आपको मिलेंगे दोनों एनेंसियोमर्स, क्योंकि जब आप ऊपर से अटैक कराए तो आपको ये मिला और नीचे से जब तुम अटैक कराओगे ना तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। देखना बच्चों, यहाँ CH3 होगा, यहाँ PH होगा, यहाँ पे PH होगा और यहाँ CH3 होगा। और इन दोनों को जब सामने रखोगे तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये होंगे मिरर इमेज। क्या होंगे बच्चों? ये मिरर इमेज होंगे। समझना इस बात को, यस इट इज अ मिरर इमेज। और अगर ये मिरर इमेज है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे बच्चों? रेसमिक प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको? रेसमिक प्रोडक्ट बोलेंगे। रेसमिक मिक्सचर बोल दो। तो बताओ यहाँ पे मिक्सचर मिले क्या? नहीं, एक ही मॉलिक्यूल मेरा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव, बट द मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बताओ इफ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे जो मेरे पास मॉलिक्यूल है वो है एक ट्रांस एल्कीन, और ट्रांस एल्कीन में अगर तुम रिडक्शंस कराओगे H2PD चारकोल से तो प्रोडक्ट विल बी, मॉलिक्यूल जो बने वो ऑप्टिकली एक्टिव है, यस, बट प्रोडक्ट मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यस, मिक्सचर इज सॉरी मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट यहाँ पे द मॉलिक्यूल इज फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस बात को दिमाग में रखो, यहाँ पे रेसमिक बना है और यहाँ पे मीजो बने हैं, दैट इज अ रेसमिक प्रोडक्ट बच्चों, दिस इज अ मीजो प्रोडक्ट। तो एक बात बताओ, डायरेक्टली क्या करना, कभी भी तुम ना कभी भी एडिशंस के थ्रू अगर आपको ये दिया गया है EZ एल्कीन दी गई है, मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं जिससे आप चीजों को अच्छे से कंपेयर कर पाओगे। द शॉर्टकट इज इफ यू हैव अ E और Z एल्कीन एंड जो एडिशंस होने वाले हैं, समझना इस बात को, यानी इफ यू हैव अ अल्कीन, इफ यू हैव अ अल्कीन, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B, ये कंडीशंस है, ये तुम्हारा सिस हो गया, और दिस इज द कंडीशंस वेयर यू हैव अ Z, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। और यहाँ पे तुम किसी को ऐड करने वाले हो, दैट एडिशंस, मान लो E और E, दो चीज ऐड हो रही है, एडिशन रिएक्शंस की बात कर रहा हूं मैं। जब कोई चीज ऐड हो तो देखो यहाँ E और E ऐड हो तो कभी कभी H और H हो जाते हैं जिसको आप H2 बोल देते हो, कभी यहाँ पे OH और OH आ जाते हैं जिसको आप हाइड्रोक्सिलेशन बोल देते हो, याद है। कभी आपके पास यहाँ पे Br और Br आ जाते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं आप लोग? ब्रोमिनेशन बोल देते हो कि नहीं बोलते? तो बताओ यहाँ पे जब तुम इसको अटैच करते हो तो यहाँ पे जब अटैचमेंट होंगी तो प्रोडक्ट आपसे पूछा जाएगा, चाहे तो रेसमिक बनेगी या मीजो बनेगी। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो मैं एक रूल आपको बताता हूँ, वो रूल के थ्रू आप बता पाओगे। क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हारा एक अल्कीन पोर्शन होगा कि नहीं होगा? ये अल्कीन होगा, और यहाँ पे तुम्हारा एडिशन करने वाला कोई मोड होगा, मोड ऑफ एडिशन होगा। मोड ऑफ एडिशन का मतलब बच्चों, चाहे तो वो सिन एडिशन करेगा या एंटी एडिशन करेगा, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो अल्कीन यहाँ पे क्या हो सकती है? E और Z आ सकती है। जब तुम किसी को ऐड करोगे तो वो कैसे ऐड हो सकते हैं? सिन के थ्रू ऐड हो सकते हैं या फिर एंटी के थ्रू ऐड हो सकते हैं। और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट विल बी मीजो या फिर रेसमिक, मीजो फिर या फिर रेसमिक। तो वी हैव टू कंडीशंस, E और Z, सिन और एंटी, और मीजो और रेसमिक। समझो इस बात को, हमारा जो अल्कीन है E, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे रेसमिक या मीजो, वो दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला तो अल्कीन की खुद स्टीरियो कैसी है, और दूसरा अल्कीन पे जो ऐड करने वाले मोइटी है वो कैसे ऐड हो रहे हैं। दोनों एक तरफ से ऐड हो रहे हैं या पहले एक ऐड हो रहा है फिर दूसरा ऐड हो रहा है, एंटी ऐड हो रहा है, अपोजिट फेस से ऐड हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक रूल बना रहा हूं जिसको बोला जाता है
ATM, ATM रूल, जिसको मैं हम क्या डिफाइन करते हैं, देखो इधर, जैसे यहां पे बच्चों ATM बोले तो दिस इज द मोड ऑफ एडिशन, इसको बोलते हैं बच्चों मोड ऑफ एडिशन। जैसे हम कोई ग्रुप को ऐड करने वाले हैं, दैट इज अ मोड ऑफ एडिशन। दूसरा है अल्कीन की स्टीरियो, यानी स्टीरियो ऑफ एल्कीन। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, स्टीरियो ऑफ एल्कीन होता है। स्टीरियो ऑफ एल्कीन का मतलब क्या हुआ, ये ट्रांस बनेंगे या सिस रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट की स्टीरियो बनती है, स्टीरियो ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये जो डिफाइन होता है किसमें डिफाइन होता है, प्रोडक्ट, स्टीरियो ऑफ प्रोडक्ट के लिए। स्टीरियो ऑफ प्रोडक्ट मतलब इफ यू हैव अ एंटी एडिशन, A for if you have an anti addition and if you have a trans alkene then the product will be meso, then the product will be बच्चों meso। ये बात दिमाग में रख लेना। ATM रूल तो नहीं है, एक तरीके से क्या बोला, प्रोडक्ट जब भी होता है तो मीजो ही बनते हैं, तो इसको मैंने एक रूल बना दिया, फाइन। अब ATM में एंटी, ट्रांस और मीजो की बात आएगी। सिमिलरली जब हम यहाँ पे, हमेशा तो एंटी रहेगा नहीं, तो इस मोड में क्या रह सकता है, मोड ऑफ एडिशन में क्या रह सकता है बताओ, मोड ऑफ एडिशन में क्या रह सकता है बच्चों, A for एंटी हो सकता है, या फिर S for sin हो सकता है, ये लिखा हुआ है, A for एंटी या फिर S for sin। यहाँ पे क्या हो सकता है, इधर क्या हो सकता है, T for ट्रांस या फिर C for cis। ट्रांस और सिस हो सकते हैं ना बच्चों, और मीजो और रेसमिक हो सकता है, मीजो और रेसमिक हो सकता है। तो ये तीन में से, इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो समझो, जब भी तुम्हारे पास कभी रिडक्शंस का पोर्शन आए या एडिशन ऑफ अल्कीन का पोर्शन आए, तो वहां पे क्या होता है, ATM रूल के अकॉर्डिंग क्या चलता है। देखो, जब तुम यहाँ पे मान लो कोई रिएक्शंस करा रहे हो और तुम्हें दो चीजें पता हैं, तो आप तीसरी चीज निकाल सकते हो। मतलब मान लो तुम्हारा मोड ऑफ एडिशन एंटी ही था, लेकिन तुम्हारा जो अल्कीन था वो सिस था, क्या बोला मैंने, AD, और यहाँ पे मान लो सिस अल्कीन आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा तुम प्रोडिक्ट कर सकते हो, मतलब ऊपर से मैच करके। अगर तुम यहाँ 3 पॉइंट लिख रहे हो और 2 तुमने ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो ये बात समझना कि जब तुम यहाँ 3 लिखने वाले होगे, तो उनमें से ऊपर से ना क्या रहेगा, देखो ऊपर से कोई एक कॉमन रहेगा और 2 डिफरेंट रहेंगे। मतलब क्या बोला मैंने, यहाँ पे एक कॉमन आ चुका है, देखो ए आ चुका है, तो यहाँ T का C होगा और M का R लगाना पड़ेगा। मतलब ऊपर वाले से कोई एक ही कॉमन उतर सकता है, 2 नहीं। तो ऑलरेडी A का A उतर चुका है, T का C उतर चुका है, तो M का आपको R ही उतारना पड़ेगा, पक्का। सिमिलरली इधर देखो, यहाँ पे अगर मैं कहूँ A की जगह अगर S आ गया, यानी एक सिन एडिशन हो रहे हैं, क्या एडिशन हो रहे हैं, सिन, और यहाँ पे तुम्हारे पास ट्रांस अल्कीन हो, तो देखो A की जगह S डिफरेंट उतरा हुआ है, T जगह T कॉमन उतरा हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हें R ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम M की जगह M नहीं लिख सकते। तो मैंने क्या बोला, इस लाइन से और इस लाइन में केवल एक चीज कॉमन हो सकती है, और वो कॉमन चीज चाहे पहले हो जाए या तुम जो यहाँ लिख रहे हो वो हो जाए। तो यहाँ तुमने पहले A और C लिख दिया था, तो A कॉमन आ गया था, तो इसको अलग उतारना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखोगे S यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे तुम्हारा सिन एडिशन ही हुआ है, और अगर सिन एडिशन हुआ है और यहाँ पे अल्कीन तुम बनाने जा रहे हो वो सिस है, तो देखो यहाँ पे A की जगह S उतरा हुआ है, T की जगह C उतरा हुआ है, तो M की जगह यहाँ पे क्या उतरेगा, M ही उतर जाएगा। तो इस बात को समझ लो, तो यहाँ पे M की जगह आपको M उतारना पड़ेगा, क्योंकि 2 चीजें डिफरेंट उतर चुकी हैं, तो एक आप यहाँ पे कॉमन उतार लोगे। तो देखो बच्चों, तो इसका मतलब मैंने आपको ये बताया सीक्वेंस कि जब हमारे पास कभी भी एंटी ट्रांस और मीजो सिस्टम आ जाए, यानी एंटी एडिशन हो, ट्रांस अल्कीन और मीजो प्रोडक्ट हो, तो दिमाग क्या रखना है कि वी हैव 2 थिंग्स जो होंगे यहाँ पे वो डिफरेंट होंगे, 1 थिंग्स एक होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर तुम A ऑलरेडी डाल दिए थे, तो T की जगह C अगर रख दिया तुमने, 2 चीजें तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए, या तो अल्कीन ट्रांस दिखेगा आपको, या जो आपका मोड ऑफ एडिशन है वो तुम्हें पता चल जाएगा, तो वो तुम्हें ढंग से पता होना चाहिए। तो यहाँ अगर A आ गया तो C आ गया, तो R लगा देने का, क्योंकि 2 अलग अलग होंगे, ये कॉमन आ चुका है, यहाँ पे एक कॉमन आ चुका है, तो दोनों डिफरेंट होंगे, यहाँ दोनों डिफरेंट थे, तो एक आपका यहाँ पे कॉमन आना लाजमी था। तो इस पॉइंट को नोट कर लो। इसी से सवाल आपको सॉल्व करने हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिया था यहाँ पे। देखो बच्चों, जैसे आपको पता है बच्चों कि यहाँ पे मान लीजिए यू हैव अ फिनाइल रिंग, यहाँ पे फिनाइल रिंग है, और यहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का भी इस्तेमाल किया था तुमने। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अगर इस्तेमाल करोगे, तुमसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, मीजो या रेसमिक, तो तुम क्या बोलोगे कि यहाँ दोनों OH तो लगेंगे,
दोनों OH लगेंगे, दोनों एक जैसे होने चाहिए, और यहाँ पे दोनों तरफ H और H होना चाहिए, मतलब एक जैसे इनके पास जो हो इनके पास भी होना चाहिए, यहाँ जो है यहाँ भी वही होना चाहिए, मतलब ये दोनों यहीं पे भी होने चाहिए, बस सिस मैनर में और ट्रांस मैनर में चलेगा। तो बताओ सिस मैनर में है और यहाँ पे डाइगोल बनेंगे, क्योंकि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जब अटैच होते हैं तो मान लो 2 OH लगा रहे होते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों OH सिन मैनर में लगते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो ATM रूल से निकाल लो। तो पहले बताओ यहाँ मोड ऑफ एडिशन क्या होगा, सिन या एंटी सिन, अल्कीन क्या है सिस, तो A की जगह S, T की जगह C, तो यहाँ पे क्या लगेगा M की जगह M लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 अलग अलग उतर चुके हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मीजो बनेगा, और मीजो को रिप्रेजेंट करना आपको आता होगा, यहाँ पे प्लेन बनाना, यहाँ पे इधर PH और H है, तो मान लो PH और H आपने यहाँ लगा दिया, तो यहाँ मीजो बनाने के लिए PH और H लिखना पड़ेगा, और यहाँ OH और OH लगा दो, तो मीजो मॉलिक्यूल आप बना सकते हो। याद है ये सब चीजें आप लोगों को, तो चाहे वो अल्कीन के एडिशंस में लगा दो, या फिर आप हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस में लगा दो, या फिर आपने कभी पढ़ा है बेटा ब्रोमिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन्स, वहां भी आप इसको अटैच कर सकते हो, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन। यहाँ पे अगर तुम्हारे पास एल्कीन है और यहाँ पे पीएच और यहाँ पे पीएच लगा हुआ है, यहाँ Me है और यहाँ Me है, और यहाँ Br2 लगा हुआ है CCl4 के साथ, तो ATM रूल याद करो, ATM रूल कभी अपनाना पड़ेगा यहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे दोनों कौन अटैच हो रहे हैं, Br अटैच हो रहे हैं। अगर दोनों Br अटैच हो रहे हैं तो यहाँ पे एडिशन का मोड क्या होता है, एंटी होता है, याद है, ट्रांस एंटी ऐड होते हैं, और यहाँ अल्कीन क्या है, देखो इधर सिस है, तो A की जगह A कॉमन उतरा हुआ है, T की जगह C उतरा है, तो M की जगह क्या उतरना पड़ेगा R, यानी वी हैव अ रेसमिक प्रोडक्ट। तो बच्चों इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था कि कीमो सेलेक्टिविटी का क्या इंपॉर्टेंस है, और सिन एडिशन के बारे में हमने बात कर लिया था। लेकिन अगले टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, स्टीरियो सेलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस। तो यहाँ तक के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कंटेंट में डिस्कस करूंगा, तो नोट डाउन कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।